एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने मॉक टेस्ट नंबर 2 का। मॉक टेस्ट नंबर 1 आपने दिया होगा और उसको देने के बाद आपको पता लगा होगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। क्वेश्चंस तो हमें सारे आते हैं, लेकिन उसको पर्टिकुलर टाइम में खत्म करना ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आज मॉक टेस्ट 2 बिल्कुल सेम पैटर्न पे बनाया गया है। 50 क्वेश्चंस है, आपके पास 1 घंटे का समय होगा। भाई, अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस शायद आपने छोड़ दिए होंगे या कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो गए होंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो प्रीशियस टाइम है वो पूरी वीडियो मत देखिएगा। आपके जो क्वेश्चंस गलत हो गए सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखिएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिएगा। या जो क्वेश्चंस आपसे छूट गए हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखिएगा, बाकी क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिएगा और अपने जो फर्दर सब्जेक्ट्स है उनकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन की। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है, अ फायर इंजन रशेस टू प्लेस ऑफ फायर एक्सीडेंट विद अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन रिटर्न टू द बेस एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड पर आवर इन पर डायरेक्शन इज ऑब्टेन एज स्पीड। माने एक फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है ना, वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई और लौट के आई कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है कि बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो इसकी एवरेज स्पीड हमें पता करनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है भाई? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो गिवन स्पीड्स है, इनका क्या निकाल लेते हैं? हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं। तो यहां पे कितनी स्पीड्स गिवन है आपको? 2 स्पीड्स गिवन है, ठीक है ना। तो आप इन दोनों का क्या निकाल लीजिए? हार्मोनिक मीन। तो 2 डिवाइडेड बाय 1/110 प्लस 1/35, ठीक है ना। अब ये जो भी आंसर निकल के आएगा दैट विल बी योर एवरेज स्पीड। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसकी। अगर हम इसकी बात करें तो यहां सॉल्यूशन में यहां पे एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम लेने की जरूरत है, बिल्कुल है। 110 इंटू 35, ठीक है ना। तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 इंटू 110 इंटू 35 और नीचे हो जाएगा 35 प्लस 110 माने 145। बस अब इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा ये? 2 इंटू 110 इंटू 35 डिवाइड बाय 145। आंसर आ गया 53.10। आंसर क्या आ गया? 53.10। बात समझ में आ गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ द अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर आर 6 and 9, देन द ज्योमेट्रिक मीन। अब जरा देखिए, अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है 6, हार्मोनिक मीन दे रखा है 9, आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशनशिप होता है? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 9। तो माने ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 6 9 जा कितना हो जाएगा? 54। माने 54 का अंडर रूट क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो 54 का अंडर रूट 7.348 माने 7.35 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 30 बॉल्स आर सीरियल नंबर्ड एंड प्लेस्ड इन अ बैग। माने 1 से लेके 30, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन टू 30 तक की बॉल्स जो है एक बैग में पड़ी हुई है, ठीक है ना। वो कह रहा है, फाइंड द चांस दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। एक बॉल निकाली गई, वो कह रहा है बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मल्टीपल ऑफ 3 और 5 हो। तो प्रोबेबिलिटी दैट a ball is multiple of 3 or 5. A ball is multiple of 3 or 5। और का मतलब क्या होता है? यूनियन।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम बात करें तो इसके अपॉन के केस में कितना आएगा भाई? टोटल कितनी बॉल्स है? 30। टोटल कितनी बॉल्स है? 30। तो अपॉन में तो 30 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने 3 से कितने नंबर मल्टीपल होंगे? 3 से कितने नंबर मल्टीपल होंगे? 10 प्लस 5 से कितने नंबर मल्टीपल होंगे? 6। 30 डिवाइड बाय 5 करा तो 6 माइनस जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, माने 15 से कितने नंबर मल्टीपल होंगे? 15 से सिर्फ 2 नंबर मल्टीपल होंगे, -2। तो 10 और 6 16 माइनस 2 14/30 का मतलब आंसर आ गया 7/15। 7/15 माने डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले ये देख रहा है कि ये लॉग का क्वेश्चन है, तो जो चीजें प्लस में होंगी उसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, जो माइनस में होंगी उसे डिवाइड में लिखेंगे, और अगर आगे कोई नंबर आया है तो उसे ले जाके पावर में लिख देंगे। ये लीजिए, इसे ले जाके हमने पावर में लिख दिया। ये लीजिए, बात समझ में आ गई। अब इसे सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? तो जरा देखिए, दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा ये भाई? ये 2 की पावर कितना है? 4 की पावर 7 माने 2 की पावर कितना हो गया? 28। भाई 2 की पावर 4 की पावर से तो 2 की पावर कितना हो गया? 28। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये 15 का मतलब क्या होगा? 3 into 5। तो 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7। 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7, ठीक है ना? प्लस का मतलब इनटू, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई। ये हो गया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर माने 5 की पावर 2 की पावर 5 माने 5 की पावर 10 हो गया। 5 की पावर 2 की पावर 5 की पावर 10 हो गया। अपॉन 24 की बात करें तो 24 के फैक्टर क्या होंगे? 8 3 माने 2 की पावर 3 इंटू 3। तो 2 की पावर 3 की पावर 5 माने 2 की पावर कितना हो जाएगा? 15। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 15। और 3 की पावर कितना हो जाएगा? 5। 3 की पावर कितना हो जाएगा? 5। प्लस का मतलब अगेन मल्टीप्लाई। 81 का मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 4 की पावर 3 है, माने 3 की पावर कितना हो जाएगा? 12। 3 की पावर कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 80 का मतलब क्या हुआ? 16 into 5 माने 2 की पावर 4 into 5। तो 2 की पावर 4 की पावर 3 माने 2 की पावर 12 और 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। बस अब काटा पीटी शुरू कर दीजिए, जो कट रहा वो काट दीजिए। 3 की पावर 7 ये, 3 की पावर 5 ये, 3 की पावर 12 हो गई। 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12 कट गया। 5 की पावर 7 ये, 5 की पावर 3 ये, 5 की पावर 10 हो गई। 5 की पावर 10 से 5 की पावर 10 कट गया। 2 की पावर 15 ये, 2 की पावर 12 ये, 2 की पावर कितने हो गया? 27। यहाँ 2 की पावर 28 है, माने यहाँ पे 2 एक बचेगा। तो आंसर क्या बचेगा? log 2। आंसर क्या बचेगा? log 2। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सर कह रहा है अ बॉक्स कंटेन ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, मान लीजिए भाई कितने कौन कौन से कॉइन है? 1 रुपए वाले कॉइन है, 1 रुपए वाले कॉइन है, 50 पैसे वाले कॉइन है और 25 पैसे वाले कॉइन है, ठीक है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, वो कह रहा है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। मान लीजिए ये एक्स कॉइन्स मान लेते हैं, ये वाई कॉइन्स मान लेते हैं और ये जेड कॉइन्स मान लेते हैं। अब जरा समझिएगा, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन माने वाई की बात हो रही है। वाई इज माने इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन माने 2z के बराबर है। 2z के बराबर है भाई। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन किसके कितने हैं? z है। तो द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन माने y कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। और इक्वल्स टू में ही 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन माने 4x हो गया। बात समझ में आ गई? अब जब कभी भी आपको 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो तो हमेशा उसे क्या मान लेते हैं? इक्वल्स टू के मान लेते हैं। इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? के। z की वैल्यू कितनी आ गई? k/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई? k/4, ठीक है ना? अब जरा देखिएगा,
यहां पे एक कॉइन की वैल्यू कितनी, 1 रुपए या 100 पैसे भी कह सकते हैं, 100 पैसे। एक कॉइन की वैल्यू कितनी, 100 पैसे। तो एक्स कॉइन, एक्स की मतलब k/4 कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू k/4, 100 इंटू k/4, ये कट गया 25k पैसे, ठीक है ना। अच्छा, एक कॉइन की वैल्यू 50 पैसे। अब y क्या था, y इक्वल्स टू k है, तो k कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी, 50k पैसे। एक कॉइन की वैल्यू 25 पैसे, तो k/2 कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इंटू k/2 इज इक्वल टू टोटल मनी इन द बैंक कितना है, 56 माइनस 5600, 5600। अब ये जरा देखिएगा, यहां पे एलसीएम ले लीजिए 2, ये हो जाएगा 50k प्लस 100k प्लस 25k इज इक्वल टू 5600। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 5600 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 175। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आया ये 5600 इंटू 2 डिवाइड बाय 175, माने k की वैल्यू आ गई 64। k की वैल्यू कितनी आ गई, 64। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन किसके बराबर था, y कॉइन्स, और y की वैल्यू किसके बराबर थी, k, माने नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने होंगे, 64 होंगे। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने होंगे, 64 होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 2 बैलेंस डाई आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन एटलीस्ट 1 डाई इज x/36, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन एटलीस्ट 1 डाई, कम से कम एक नंबर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है आपको, x/36। अब जरा बहुत ध्यान समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन डाई शो 0.4, एटलीस्ट वन डाई शो 0.1, सॉरी 1 शो 0.1, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है आपको, x/36 दे रखी है। पहले तो हम अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालें, भाई किसी भी एक पासे पे कम से कम नंबर 1 आए, माने यहां पे मान लीजिए एक पासा, यहां पे मान लीजिए एक पासा, इन दोनों में से किसी एक पासे पे नंबर 1 आना चाहिए। तो मान लीजिए अगर इधर वाले पासे पे नंबर 1 आए, तो इधर चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए, सारे केसेस आपके लिए वैलिड है, क्योंकि एटलीस्ट 1 की बात हुई है। तो दोनों पासों पे अगर नंबर 1 आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो माने एक के साथ कितने केस बनेंगे, 6। अब अगर मान लीजिए इधर पासे पे नंबर 2 आया, तो सिर्फ इधर क्या चाहिए होगा, 1 ही चाहिए होगा, माने 2 के साथ एक, सिर्फ एक ही केस बनेगा, 3 के साथ एक, सिर्फ एक ही केस बनेगा, 4 के साथ एक, सिर्फ एक ही केस बनेगा, 5 के साथ सिर्फ एक ही केस बनेगा, और 6 के साथ सिर्फ एक ही केस बनेगा। तो टोटल केस कितने बन गए, 11। माने हमारे हिसाब से प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 11/36। इनके हिसाब से कितनी है, x/36। 36 से 36 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ y इक्वल्स टू 9x एंड x इक्वल्स टू 0.1y, तो r की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये y इक्वल्स टू की फॉर्म में रखा है, इसका मतलब ये 100% y ऑन x होगी, और ये x इक्वल्स टू की फॉर्म में रखा है, इसका मतलब ये क्या होगी, x ऑन y होगी। तो जरा देखिए ये y ऑन x है, तो जरा ये बताइए by(x) कितना होगा, भाई x के मल्टीपल में क्या होगा, 9, तो by(x) कितना हो गया, 9 हो गया। और bxy कितना होगा, भाई y के मल्टीपल में क्या है, 0.01, तो bxy कितना हो गया, 0.01 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ by(x) एंड bxy। r क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x का एंड कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y का। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो r भी पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो r भी नेगेटिव होगा। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की कंडीशन में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक, माने r भी क्या आएगा,
पॉजिटिव आएगा, ये कंफर्म बात हो गई। इन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट, भाई आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, इसको रब कर रहा हूं मैं, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और यहां प्लस माइनस, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है तो आर नेगेटिव आएगा। भाई दोनों पॉजिटिव तो आर पॉजिटिव आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 0.01 माने हो जाएगा 0.09 का अंडर रूट कितना होगा 0.3, माने आर की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 0.3, आर की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 0.3। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, Raj made an investment of rupees 15,000 in a scheme. At the time of maturity, the amount was rupees 25. माने अमाउंट आपको दे रखा है, फ्यूचर वैल्यू कितनी रखी है 25,000। फ्यूचर वैल्यू का मतलब एन्युटी वाला केस नहीं है, फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा ऐसे 25,000 रुपए। इफ द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज 8.8%, 88%, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही हैज इन्वेस्टेड द अमाउंट। तो बताओ कितने साल के लिए इसने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे टाइम की वैल्यू पूछ रहा है, तो जरा देखिए ए बराबर क्या होता है, माने 25,000 बराबर क्या होगा, पी माने 15,000 और 1 प्लस 8.88 अपॉन 100 की होल पावर एन, 8.88 अपॉन 100 की होल पावर एन, इसको डिवाइड में डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 5/3 का मतलब हो जाएगा 1.67 इज इक्वल टू 1.0888 की होल पावर एन। अब आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, तो 8.88 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 में आ रहा है, 1.666, तो अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा 6 इयर्स। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इयर्स, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इयर्स। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। अरे सर अभी डिस्कशन हुआ था, बी एक्स वाई आपको दे रखा है माइनस का 0.6, ठीक है ना, बी यहां पे बी वाई एक्स होगा, बी वाई एक्स आपको दे रखा है माइनस का 0.4, आर एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है। पहली बात तो ये कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो आर भी क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, माने आर की जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। और इन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट, माने अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 0.4, मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 0.4 और जो निकल के आया उसका अंडर रूट 0.8, माने आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 0.8, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 0.8, माने बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी सर, कह रहा है इफ द नंबर्स 51872 देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब जरा ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100%। तो हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक तो अर्थमेटिक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले मीन की बात करें तो मीन क्या होगा, इन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 और 1 6 और 8 14 और 7 21 और 2 23 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है 5, माने ये 4.6 का क्या आ गया अर्थमेटिक मीन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ देखिए आप दो तरीके हैं, या तो आप एक काम करिए एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, माने 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, इन सब का सम कर लीजिए तो क्या निकल आएगा सब्मिशन एक्स स्क्वायर कितना आ गया इन सब का सम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है सब्मिशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, अर्थमेटिक मीन का होल स्क्वायर। तो अब जरा वैल्यू लगा दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सब्मिशन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 150 50 और 68 118 और 5 123 143 अपॉन 5 माइनस 4.6 का होल स्क्वायर, तो 143 डिवाइड बाय 5 ये आ गया 28.6
और 4.6 का स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा 21.16। 21.16 तो 28.6 में से 21.16 माइनस करेंगे और जो निकल के आएगा उसका अंडर रूट, तो वैल्यू निकल के आ गई है टोटल 2.7276। 2.7276 ये इसका क्या निकल आया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन माने 2.73 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4.6 इंटू 100%, माने ये हो जाएगा 2.76 डिवाइड बाय 4.6 इंटू 100, ये 59.2 आ रहा है। 59.29 माने 59.13 मान लीजिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने पॉइंट्स की बात की, कितनी डेसिबल वैल्यू ली है ये मैटर करता है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ u इक्वल्स टू दिस, a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस, a डैश माइनस b। सबसे पहले a डैश की बात करें तो a डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से a को माइनस कर दीजिए। तो यूनिवर्सल में से a को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, u में क्या बचेगा 6 और 7, माने ये बचा a डैश की वैल्यू कितनी होगी 6 और 7। अब आपको निकालना है a डैश माइनस b, माने a डैश में से b को, b कितना है, b कितना है हमारा 754, इसको माइनस करना है। बाकी बचे a के एलिमेंट उतारने हैं, तो 7 तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ बचेगा 6, बाकी क्या बचेगा 6। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी सर, अब वो कह रहा है you let u be the universal set, a and b are the subset of u if number of element in u is 650, number of element in a is 310 and number of element in a intersection b is 95 and number of element b is 190। ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब सबसे पहले तो इस a डैश इंटरसेक्शन b डैश को हम क्या लिख सकते हैं, a यूनियन b का होल डैश। इस a डैश इंटरसेक्शन b डैश को हम क्या लिख सकते हैं, a यूनियन b का होल डैश। और डैश का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल में से a यूनियन b माइनस करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा आपका a यूनियन b निकाल लेगा। a यूनियन b बराबर क्या होगा, a यूनियन b बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितना है 310, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितना है 190 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b कितना है 95। तो 500 में से 95 गया, कितना बचा 405, माने ये कितना आ जाएगा 405। अब u में कितने एलिमेंट है, u में एलिमेंट है 650 और a यूनियन b में कितने हैं 405। तो टोटल कितने बचेंगे आपके पास, ये बचेंगे 145, वो 245। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, सर आंसर इसका हो जाएगा 245 का मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 30, ज्योमेट्रिक मीन इज 24, देन व्हाट विल बी दोस टू नंबर। तो बताइए वो दो नंबर क्या है। आपको ऑप्शन दोनों नंबर के दे रखे हैं, तो अब आपको चेक करना होगा कि भाई अगर दो नंबर a और b माने तो a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अंडर रूट ab। ठीक है ना। तो ये कितना आना चाहिए 30 और ये कितना आना चाहिए 24। a और b की वैल्यू आपको दे रखी है, चेक कर लीजिए कौन सेटिस्फाई करेगा। तो 36 प्लस 24 60 अपॉन 2 30 तो आ गया, और 36 इंटू 24 का अंडर रूट 24 आएगा क्या, 36 इंटू 24 का अंडर रूट नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। 30 प्लस 30 अपॉन 2 30 आएगा, और 30 और 30 का अंडर रूट 30 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये और चेक करना है। 48 प्लस 12 अपॉन 2 30 हो गया। अब 48 इंटू 12 जो निकल के आया उसका अंडर रूट 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर क्या होगा सी होगा। आंसर क्या होगा सी होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 वो कह रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 to 9 नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का माने 1 2 3 अप टू सो ऑन टू n, अप टू सो ऑन टू n, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। तो 1 to 9 नेचुरल नंबर माने सीधे सीधे n की जगह कितना लगा दे
12 लगा दे, n की जगह कितना लगा दे, 12 लगा दे, वो सॉरी 9 लगा दे, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 1 80 अपॉन 12, 4 की टेबल से कट जाएगा 20 अपॉन 3, माने 20 अपॉन 3 का अंडर रूट। तो पहले 20 अपॉन 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, 20 डिवाइड बाय 3, और जो निकल के आया उसका अंडर रूट 2.58, माने बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 1 अपॉन लॉग बी सी टू द बेस ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन लॉग सी ए टू द बेस बी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी टू द बेस सी प्लस 1। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, तो 1 अपॉन में लॉग बी सी टू द बेस ए को लॉग बी सी अपॉन लॉग ए लिख सकते हैं, और प्लस 1 को हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग ए। सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आपसे इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा, लॉग ए, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग बी सी ए। भाई ये दोनों प्लस में कब आए होंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे, और इसे लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं लॉग ए टू द बेस ए बी सी, टू द बेस ए बी सी, माने इसे काट के मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं लॉग ए टू द बेस ए बी सी, प्लस बिल्कुल सेम वे में इसे काट के मैं लिख सकता हूं लॉग बी टू द बेस ए बी सी, ठीक है ना। ऐसे ही बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में अगले वाले को मैं काट के लिख सकता हूं लॉग ए बी टू द बेस सी है, तो इसे काट के लिख सकता हूं प्लस में लॉग सी टू द बेस ए बी सी। अब ये तीनों प्लस में कब आएंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ए बी सी टू द बेस ए बी सी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है। अब जरा देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, अगर हम बात करें लॉग ए टू द बेस बी की, तो इसका मतलब होता है लॉग ए अपॉन लॉग बी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 अपॉन में लॉग ए टू द बेस बी, तो जब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए, माने इसे कुल मिला के लिख सकता हूं मैं लॉग बी टू द बेस ए। माने इसकी बात करूं तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई टू द बेस एक्स वाई जेड, प्लस अगले वाले की बात करूं, इसे क्या लिख सकते हैं आप, लॉग वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड। अगले वाले को क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं प्लस लॉग, इसको रब कर दे रहा हूं, इसको लिख सकते हैं आप प्लस लॉग जेड एक्स टू द बेस एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ये तीनों प्लस में कब आए होंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे, माने ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, माने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू द बेस एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर का 2 आगे आ गया टू द बेस एक्स वाई जेड। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, आंसर कितना आएगा 2, इसका आंसर कितना आएगा 2। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, द ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए इज 2:3। माने ऑड इन फेवर का मतलब ये हुआ फेवर और ये हुआ अगेंस्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 2/5, एंड द ऑड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट बी इज 6:4। ऑड अगेंस्ट का मतलब ये हुआ अगेंस्ट, ये हुआ फेवर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4/10, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमेशा फेवर अपॉन टोटल होती है, ठीक है ना। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ ए एंड बी ऑकर इज y/25, ओनली वन ऑफ देम इज ऑकर, माने जब ए आएगा तो बी नहीं आएगा, और जब बी आएगा तो ए नहीं आएगा। अच्छा, इसे काट के 2/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। माने हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आए और बी ना आए,
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आए और ए ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको y/25 दे रखी है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, जब इंडिपेंडेंट है तो इनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/5, बी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/5, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 2/5। अब ए के आने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5, इज इक्वल टू कितना है y/25। ये हो जाएगा 2 3 6/25, 6/25 माने 12/25 इज इक्वल टू y/25। कैंसिल होके y की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई सर, y की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 इसको रब कर दे रहा हूं सर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज 1/3 एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ सी एंड डी इज 1/5, हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी एंड सी डी, माने चारों का हार्मोनिक मीन पूछ रहा है। तो ए और बी दो ऑब्जर्वेशन है, इनका हार्मोनिक मीन माने ये दो ऑब्जर्वेशन है, इनका हार्मोनिक मीन कितना है 1/3, और सी और डी दो ऑब्जर्वेशन अलग है, इनका हार्मोनिक मीन कितना है, इनका हार्मोनिक मीन है 1/5, ठीक है ना। आपसे ए बी सी डी चारों का हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, माने कंबाइंड हार्मोनिक मीन पूछ रहा है। अब कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या होता है n1 प्लस n2 अपॉन में n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा n1 प्लस n2 कितने हो गए, चार ऑब्जर्वेशन हो गए, 4 अपॉन n1 अपॉन h1 माने 2 अपॉन 1/3 6 हो जाएगा, और 2 अपॉन 1/5 10 हो जाएगा, माने 4 अपॉन 16 का मतलब कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 माने बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये सर इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। बेस ईयर माने ये हो गया आपका P0, ये हो गया आपका Q0, ये आपका हो गया P1, ये आपका हो गया Q1। अब आपसे पूछ रहा है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर निकालना है। तो फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे इनटू पास्चे, फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे इनटू पास्चे। अब लेस्प्रे का इंडेक्स नंबर क्या होता है अंडर रूट ऑफ समीशन P1 समीशन P0 Q0 इनटू समीशन P1 P0, ये पास्चे का है Q1 और इनटू 100। तो अब आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें चाहिए P1 Q0, यहां निकाल लेते हैं P1 Q0, और क्या चाहिए P1 Q1 चाहिए, ठीक है ना। तो पहले P1 Q0 माने P1 ये रहा, P1 की मल्टीप्लाई Q0 से 6 3 जा 18, ठीक है ना, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18 और 1 3 जा 3। इसको सम कर लीजिए 18 18 36 और 24 60 और 3 63 आ गया, माने इसकी जगह तो हम लगा दे रहे अंडर रूट ऑफ 63, ठीक है ना। अच्छा और क्या चाहिए P1 Q1 माने P1 की मल्टीप्लाई Q1 से कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18 और 1 5 जा 5। इसको जोड़ेंगे तो 18 12 30 और 54 5 59 59, माने इसकी जगह आ जाएगा 59 डिवाइडेड बाय और क्या चाहिए हमें P0 Q0 और क्या चाहिए P0 Q1 माने P0 की मल्टीप्लाई Q0 से 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 7 2 जा 14 और 2 3 जा 6। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 20 और 20 40 और 12 52 माने 52 इनटू P0 Q1 माने P0 की मल्टीप्लाई Q1 से इससे 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 7 2 जा 14 और 2 5 जा 10। ये हो जाएगा 30 44 और 8 52 माने यहां आ जाएगा 52। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 63 इंटू 59 डिवाइडेड बाय 52 डिवाइडेड बाय 52 और जो निकल के आया अंडर रूट और इंटू 100 माने 117.24
माने आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वो कह रहा है ₹407 आर डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी सो दैट देयर शेयर्स आर इन द रेशियो 1:4 रेशियो, थोड़ा सा इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। सबसे पहले तो उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका? इसका एलसीएम आ जाएगा सर 60, यहां आ जाएगा 15, यहां आ जाएगा 12 और यहां आ जाएगा 10। माने कुल मिला के ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा? 15:12:10। अब इसको 407 को डिवाइड करना, माने इन तीनों का सम 407 के बराबर रख दे, तो 15x प्लस 12x प्लस 10x बराबर 407। ठीक है ना? ये कितना हो गया? 2737x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 407/37। चाहे तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो 407 डिवाइड बाय 37, 11 आ गया। x की वैल्यू 11 आ गई। तो पहला शेयर कितना होगा? 15 इंटू 11 165, 12 इंटू 11 132 और 10 इंटू 11 110। माने आंसर हो गया इसका ए। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? अ कंपनी क्रिएट्स अ सिंकिंग फंड ऑफ ₹2 लाख इन अ बैंक अकाउंट फॉर 15 years, ऑफर्स इंटरेस्ट 6% पर एनम, देन द ईयरली पेमेंट, माने हर साल पेमेंट करना है। हर साल पेमेंट करना है, माने ये किसका क्वेश्चन हुआ? हर साल पेमेंट करना है, इसका मतलब ये किसका क्वेश्चन हुआ? ये एन्युटी का क्वेश्चन हुआ। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बाई फंड क्यों क्रिएट किया जाता है? इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। माने ये किसका क्वेश्चन हुआ? ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन हुआ। और फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए आपको? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख इज इक्वल टू आर हमें पता नहीं, एस सब एन, एन कितना है हमारा? कितने साल बाद चाहिए? 15 साल बाद। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, 0.06। तो सबसे पहला काम होगा आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? 1.06 की होल पावर एन, एन कितना है हमारा? 15 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.06। ये वैल्यू निकाल लीजिए और 2 लाख के डिवाइड में डाल दीजिए। ठीक है ना? तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, देखिए जरा 14 दे रखा है, लेकिन हमें चाहिए 15। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1.06 इंटू 2 3 4 5 इंटू 2 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.06। ये वैल्यू निकल आई आपकी 2.32759। ठीक है ना? ये वैल्यू निकल आई। इसको 2 लाख के डिवाइड में डाल देंगे, तो 2 लाख डिवाइड बाय एमआरसी 8592 पॉइंट, तो आंसर आ गया ए। देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए यहां पे पावर 14 रखी है, जबकि हमें पावर 15 की वैल्यू चाहिए। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के पर्पज से भी ऐसा देता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कर चुके हम। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर 6 एंड 9 दे रखा है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट ऑफ 54। यह भी हमने ऊपर क्वेश्चन कराया, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। तो 54 का अंडर रूट 7.35 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी सर, वो कह रहा है गिवन द वेट्स ऑफ द नंबर्स, ये वेट्स दे रखे हैं। सॉरी ये नंबर्स दे रखे हैं, इनके वेट्स ये है। माने ऑब्जर्वेशन हो गया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू एन, और इसके वेट्स हो गए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन टू एन स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है वेटेड हार्मोनिक मीन। भाई वेट्स को एज अ फ्रीक्वेंसी ट्रीट किया जा सकता है, वेट को एज अ फ्रीक्वेंसी ट्रीट किया जा सकता है। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू होता है समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ अपॉन एक्स। तो एफ की जगह डब्ल्यू मान लीजिए, बात एक ही है। तो समीशन एफ का मतलब एफ डब्ल्यू का सम, इसका सम, इसका सम कितना होगा? भाई हार्मोनिक मीन में अगर हम बात करें तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन टू एन स्क्वायर, ये क्या हो गया? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर विच इज इक्वल टू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। मैं यहां लिख देता हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन टू एन स्क्वायर, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यह वैल्यू लगा दे n प्लस 1 2n प्लस 1
अपॉन 6। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या है, समीशन f अपॉन x माने w अपॉन x। 1 स्क्वायर अपॉन 1 1, 2 स्क्वायर अपॉन 2 2, 3 स्क्वायर अपॉन 3 3, अप टू सो ऑन टू n। ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये वैल्यू लगा दे रहे हैं, n प्लस 1 अपॉन 2 ऊपर लिख दे रहे हैं। n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, 1 जा 3 जा, आंसर आ गया 2n प्लस 1 अपॉन 3, माने आंसर हो गया C। आंसर क्या हो गया दोस्तों, C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है सर, कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। ठीक है ना, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पता करना है, तो फोर्थ नंबर पे x रख लेते हैं, माने ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, माने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, डायरेक्ट कर दिया मैंने इसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एक्स, इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एक्स। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एन अमाउंट इज लेंट एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर आर ईयर्स एंड द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट वाज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। माने अगर प्रिंसिपल ₹1 है, प्रिंसिपल ₹1 है, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है, और आर बराबर टी बराबर के मान लिया। तो ये पूछ रहा है बताइए आर की वैल्यू क्या होगी। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो है दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, 1/4 बराबर पी आर टी अपॉन 100, माने 1 इंटू के अपॉन 100। तो के स्क्वायर बराबर आ गया 100/4, माने के बराबर कितना आ जाएगा 5, माने 5 साल होगा, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आंसर हो गया ए, 5 साल होगा, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द अर्थमेटिक मीन एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द डेटा ऑफ एक्स आर रेस्पेक्टिवली 10 एंड 30। मीन दे रखा है आपको 10, मीन दे रखा है आपको 10 किसका, एक्स का। मीन दे रखा है आपको 10 किसका, एक्स का, कितना 10 दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है एक्स का कितना 30, ठीक है ना। मीन दे रखा है आपको, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है आपको, मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 30 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स कितना है 30। तो आपसे इसका वेरिएंस पूछ रहा है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालेंगे। अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, मीन कितना है 10 इंटू 100, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 3। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 3, माने ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकल के आया। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पार्ट ऑफ अ डिस्पर्जन, और डिस्पर्जन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस 30 को हम कट कर देंगे और माइनस की जगह क्या कर देंगे प्लस, और सीधे सीधे एक्स की जगह लगा देंगे 3। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 6। तो न्यू वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना आएगा 36। आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द रिलेशनशिप बिटवीन पी सीरीज एंड क्यू सीरीज गिवन बाय दिस, द रेंज ऑफ पी इज 118, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ क्यू होगा यहाँ पे, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ क्यू, क्यू की रेंज क्या होगी। अब जरा बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। भाई रेंज क्या है, इज अ पार्ट ऑफ डिस्पर्जन, और डिस्पर्जन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहां से 10 को तो कट कर दिया, यहां इक्वल टू 0 लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब सीधे सीधे पी की जगह क्या लगा दे, 18 लगा दे। तो 2 इंटू 18 बराबर 3Q, तो Q बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू 18 अपॉन 3, कितना आ गया 12। माने Q जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया, रेंज ऑफ Q निकल के आया, कितना आ गया 12। रेंज ऑफ Q कितना निकल आया 12 निकल आया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अब ये पूछ रहा है बताइए x की वैल्यू क्या है। तो दो तरीके हैं, या तो आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिए, या इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर -1 माने 1/2।
भाई 2 की पावर -1 का मतलब क्या है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में लिखेंगे, प्लस 2 की पावर 1 माने 2, क्योंकि 2 की पावर x तो कॉमन ले लिया, दैट इज इक्वल टू 320। तो 2 की पावर x कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 320 तो जरा ध्यान दीजिए यहां से 2 की पावर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320 इंटू 2 अपॉन 5, 320 इंटू 2 अपॉन 5 माने 640 डिवाइड बाय 5, 128 आ गया। कितना आ गया 128। अब 128 क्या होता है 2 की पावर 7 होता है, तो जरा कंपेयर करिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। चाहे तो आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी सर, इसे सॉल्व करके n की वैल्यू बतानी है। अब देखिए जरा, ये सब के सब 3 की पावर बन रही है, तो यहां 3 की पावर कन्वर्ट कर लीजिए, यहां 3 की पावर 3 बन जाएगा, पावर को कंपेयर कर लीजिए, n की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो ये 3 की पावर कितना है 2n, अच्छा प्लस 5, अच्छा ये 3 की पावर 3 माने प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा भाई 27 की पावर 3 है, माने 3 की पावर 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 9 प्लस 9 कर दिया। अच्छा डिवाइड में है, यहां 1 लिख सकते हैं तो -1, और ये 3 की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 27 का मतलब 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 का मतलब 3 की पावर 3। बस अब जब बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी, जब बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी, तो यहां ऊपर कितना बचेगा 2n, और 9 और 5 14 में से 1 गया, 13 में से 16 गया -3 इज इक्वल टू कितना है 3 के बराबर। तो 2n बराबर कितना आया 6, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, माने C इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द वैल्यूज ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर वही ये 3 की पावर देख रहे हैं सबका सब, तो हमें इसे 3 की पावर में कन्वर्ट कर ले, तो ऊपर वाले को लिखेंगे क्या 3 की पावर 12 प्लस n, ये 3 की पावर कितना है 2 की पावर 2n माइनस 7 माने प्लस में 2 2 जा 4n माइनस 14 अपॉन में 3 की पावर कितना है 5, तो हाथों हाथ -5n कर लीजिए, हाथों हाथ -5n कर लीजिए, बस इसे सॉल्व करके बताना है। तो n और 4n, 5n से 5n तो कैंसिल हो गया, 12 माइनस 14 माने 3 की पावर कितना बचेगा -2, इसका मतलब आंसर कितना आएगा 1/9, आंसर कितना आएगा 1/9। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 हिस्टोग्राम आर ड्रॉन ओनली, हिस्टोग्राम कब ड्रॉ किया जाते हैं जब क्लास इंटरवल क्या होता है इक्वल होता है। अगर क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म है तभी हिस्टोग्राम ड्रॉ होता है, अगर क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं है इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में हिस्टोग्राम बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करते हैं, विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, ठीक है ना। वैसे तो कायदे में क्या होना चाहिए क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.5, माने r दे रखा है आपको 0.5, ठीक है ना। कोवेरियंस ऑफ xy कितना दे रखा है आपको 16, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना दे रखा है आपको 4। आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें कार्ल पियर्सन फॉर्मूला पता है भाई, r बराबर क्या होता है कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, वैल्यू लगा दीजिए। 0.5 का मतलब हो गया 1/2, कोवेरियंस कितना है 16, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें पता नहीं, ये 4 जा कैंसिल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अगर ये वेरिएंस पूछता तो इसका स्क्वायर कर देते। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 33 वो कह रहा है फॉर एनी टू वेरिएबल्स x एंड y द रिग्रेशन इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, माने एक इसमें से x ऑन y होगी और एक इसमें से y ऑन x होगी, एक इसमें से x ऑन y होगी और एक इसमें से y ऑन x होगी। ये पूछ रहा है अर्थमेटिक मीन बताइए, तो जरा ध्यान करिए दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती है इनके रेस्पेक्टिव मीन पर।
दोनों लाइंस ऑफ रिग्रेशन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती हैं, इनके रेस्पेक्टिव मीन पे। तो जो वैल्यूज दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही आंसर होगा। या तो आप इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए या सीधे सीधे पुट करके देख लीजिए, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। तो x की जगह 2 और y की जगह 1 लगा के देखिए, तो 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 माइनस 9 सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। इसमें भी लगा के देखिए 3 2 जा 6 माइनस 1 माइनस 5 बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन पहले ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इनके अर्थमेटिक मीन क्या होंगे, 2 और 1, माने अर्थमेटिक मीन ऑफ x कितना होगा 2 और अर्थमेटिक मीन ऑफ y कितना होगा 1। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द टर्म दिस दिस एंड दिस आर इन एपी। भाई k की कौन सी वैल्यू के लिए टर्म एपी में होंगी। भाई ए बी सी एपी में कब होते हैं, ए बी सी एपी में कब होते हैं, जब बीच वाले का डबल बाकी दो एडजेसेंट टर्म्स के सम के बराबर होता है। तो इसका डबल कितना हो गया 8k माइनस 10 और इन दोनों का सम कितना हो गया 9k प्लस 13। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 23। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 23। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सर द नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड भारत इन विच बी एंड एच विल नेवर कम टुगेदर। अब किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो दोस्तों, तो हमेशा टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं। माने ये कह रहा है बी एंड एच नेवर कम टुगेदर, तो क्या करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू टोटल वर्ड्स माइनस बी एंड एच कम टुगेदर। ठीक है ना। तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, भारत 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल। अभी रिपीट वाली बात बाद में करेंगे। अब बी और एच को एक मान लिया हमने, इसे एक मान लिया, इसे हमने एक लेटर मान लिया, एक लेटर मान लीजिए एक्स मान लिया। तो एक ये 4 ये 5 को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल और ये दोनों आपस में अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल। लेकिन अब जो रिपीट हो रहे हैं कौन रिपीट हो रहा है सर, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 720 माइनस 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 इंटू 2 करेंगे 240 और डिवाइड बाय 2, तो ये बचेगा 480 डिवाइड बाय 2, 240 इज द करेक्ट आंसर। 240 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रखा है, ए इंटरसेक्शन बी रखा है, ए यूनियन बी पूछ रहा है। बताओ यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12। ये हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 3, माने आंसर आ जाएगा 7/12। आंसर आ जाएगा 7/12। बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 वो कह रहा है द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 14.4। तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा भाई, सम इज ऑलवेज इक्वल टू होता है अर्थमेटिक मीन इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 10 इंटू 14.4 माने 144। आउट ऑफ दीज द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 16.5। तो सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 16.5 इंटू 4 करेंगे तो 66। वो कह रहा है देन फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। तो पहले तो रिमेनिंग का सम कितना होगा भाई, रिमेनिंग कितने ऑब्जर्वेशन बचे 6। भाई 10 का सम ये है, 4 का सम ये है, 10 में से 4 का सम ये है, तो रिमेनिंग का सम कितना होगा 144 में से 66 को क्या कर दे माइनस कर दे। 144 माइनस 66 कितना आ गया 78। ये तो सम निकल के आया, लेकिन अर्थमेटिक मीन क्या होगा 78 डिवाइडेड बाय 6। 78 डिवाइड बाय 6 आंसर इज 13। आंसर इज 13। बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 वो कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस टू मेक देम प्रोपोर्शनल। भाई इन सब में क्या ऐसा ऐड करें जिससे प्रोपोर्शन में बन जाए। माने मान लीजिए x ऐड करा तो 6 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स
बराबर 20 प्लस एक्स अपॉन 43 प्लस एक्स। अब आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिए। एक्स की जगह 5 लगाइए तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 15 और 5 20, 11 अपॉन 20 और 20 और 5 25 और 43 और 5 48। ये तो कुछ कट नहीं पाएगा, ये तो नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 4 लगा के देखिए, 4 लगा के देखिए, 4 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 4 10, 15 और 4 19 और 20 और 4 24 और 43 और 4 47। ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 3 और लगा के देखिए, 3 लगा के देखिए, नहीं तो 2 तो आंसर होगा ही होगा। 3 लगा के देखिए, 6 और 3 9, 15 और 3 18, 24 और 3 20 और 3 23 और 43 और 3 46। ये 1 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 2 जा, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। बात समझ में आ गई, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर। भाई कौन सा मेथड ऐसा है जो ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड होता है, याद करिए। फिशर की बात करें तो फिशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पास्चे एंड बाउले, डॉर्बेशन बाउले इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पास्चे। तो इसका आंसर क्या होगा, फिशर होगा। इसका आंसर क्या होगा, फिशर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सम ऑफ मनी इज पुट एट 20% कंपाउंडर्स रेट पर एनम एट विच ईयर द एग्रीगेट अमाउंट जस्ट एक्सीड द डबल ऑफ द ओरिजिनल सम। वो कह रहा है कितने सालों में ये अपने ओरिजिनल सम के डबल के बराबर हो जाएगा। माने अगर प्रिंसिपल 1 रुपए तो अमाउंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% पर एनम का है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। तो आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 इज इक्वल टू 1, 2 इज सॉरी 2 क्या होना चाहिए, 2 से 1 से 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। उसको उल्टा करिए साइन को, 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। 1 प्लस 20 अपॉन 100 की होल पावर एन। आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 1.2 इंटू दबाकर 2 3 4 साल में 2 गुने से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 4 ईयर्स। आंसर कितना आएगा, 4 ईयर्स। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 ये हम कर चुके हैं अभी। y की वैल्यू कितनी आई थी सर, y की वैल्यू आई थी 12। अभी हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कोई बात नहीं, कभी कभी धोखे से पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो गया, पेपर में ऐसा नहीं होगा आपके, मुझसे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 वो कह रहा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹25,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। माने पी की वैल्यू पूछ रहा है। ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया टाइम, ये हो गया रेट। तो 25,000 बराबर प्रिंसिपल हमें पता नहीं, और ये हो जाएगा 1.06 की होल पावर 10। तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 25,000 के डिवाइड में डाल दीजिए। तो 1.06 इंटू 2 3 4 5 इंटू इक्वल और 25,000 के डिवाइड में डाल दीजिए। आंसर आ गया 13959 माने 13960। बी इज द करेक्ट आंसर। माने ये जो भी वैल्यू निकल के आए इसे 25,000 के डिवाइड में डाल दीजिए। तो 13959.86 आ रहा, तो 13959 वो 960 कह सकते हैं। 59 पॉइंट कुछ है ना, तो 60 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 वो कह रहा था अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन का रेशियो क्या होता है, 15-12-10, 15-12-10। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 फाइनाइट सेट्स रेस्पेक्टिवली हैव x एंड y नंबर ऑफ एलिमेंट्स। माने 2 अलग अलग सेट्स हैं, एक में x नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक में y नंबर ऑफ एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 60। जरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिए लाइन को। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। जरा एक बात बताइए सबसे पहले तो, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं, 2 to the power n, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट is 56 more than that of the total number of subset of the second। तो पहले तो ये बताइए, अगर पहले सेट में x एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 to the power x, और दूसरे सेट में y एलिमेंट्स है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 to the power y। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 56 दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 56 दे रखा है। तो वो पूछ रहा है बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी, तो पुट करके देख लीजिए।
x की जगह 4, y की जगह 2 लगाइए, तो 2 की पावर 4 कितना हुआ 16, और 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, 16 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 12, तो पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा लगा के देखते हैं, 2 की पावर 6 कितना हुआ सर, 2 की पावर 6 हुआ 64, और 2 की पावर 3 कितना हुआ सर 8, 64 माइनस 8 करेंगे यस 56, तो आंसर क्या होगा इसका बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जब कभी भी दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप दे रखा हो, जब कभी भी आपको दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप दे रखा हो, तो उस कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, हमेशा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, या तो किसी एक से या दोनों की मदद से आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा वो उसका आंसर आप निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, बी की वैल्यू कितनी हो गई -14, और सी की वैल्यू कितनी हो गई -k। अब आपसे कह रहा है कि के की वैल्यू बताइए। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, माने एक अल्फा तो दूसरा क्या है 1/अल्फा है, एक अल्फा तो दूसरा क्या है 1/अल्फा है। तो सबसे पहले अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूं, तो सम ऑफ रूट क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, -b/a का मतलब हो गया 14/3, और बीटा की जगह 1/अल्फा लगाऊंगा तो अल्फा प्लस 1/अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 14/3। इससे तो कोई आंसर नहीं निकलने का। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, माने अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, माने -k/3, -k/3। अब बीटा की वैल्यू कितनी है 1/अल्फा, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर -k/3। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन हो, एक रूट दूसरे का डबल है, ट्रिपल है, हाफ है, 1/3 है, 1/4 है, 4 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 6 कम है, स्क्वायर है, कुछ भी है, तो उस कंडीशन में आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालिए, या तो किसी एक से या दोनों की मदद से जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सर क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है जॉन बोरोड ₹10,000, जॉन बोरोड ₹10,000 वो 1 लाख एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ही इमीडिएटली लेंड द होल सम एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, माने कुछ पैसा 1 लाख रुपए उसने उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे और दूसरे को उधार दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। वो कह रहा है एट द एंड ऑफ 2 ईयर ही वुड गेन, तो बताइए उसे कितना प्रॉफिट होगा। माने सीधे सीधे आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा है, तो CI माइनस SI क्या होता है, CI माइनस SI क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100 की होल पावर N -1 माइनस RT/100, दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो अब CI माइनस SI निकालना है आपको, CI माइनस SI। प्रिंसिपल कितना है 1 लाख, और 1 प्लस R/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और कितने साल के लिए है, कितने साल के लिए है सर 2 सालों के लिए है। तो ये हो जाएगा 1.1 की होल पावर 2 -1 और -10 इंटू 2/100। बस अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है और सीधे 1 लाख से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देनी है, आंसर निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू इक्वल, ये आ गया 1.21, -1 कर दिया, ये वाला -1, -20/100 का मतलब 0.2 हो गया, और इंटू 1 लाख कर दीजिए, आंसर आ गया 1,000 रुपए। माने उसे कितना फायदा होगा 1,000 रुपए का फायदा होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। हाँ जी सर, पेपर खत्म ही होने वाला है, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन बचे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस रुपीज इतना एज एन इंटरेस्ट इन 3 ईयर 3 मंथ एट 2.5% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, माने ये इंटरेस्ट हो गया है, वो पूछ रहा है व्हाट सम ऑफ मनी, माने आपसे P की वैल्यू पूछी गई है, ये आपको इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम आपका 3 ईयर 3 मंथ है, तो 3 ईयर 3 मंथ का मतलब 3/12 1 जा 4 जा, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं 3.25 ईयर्स। क्या लिख सकते हैं 3.25 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.5% पर एनम। P की वैल्यू पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा SI इंटू 100
अपॉन RT। SI कितना है 42,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय R कितना है, R है 2.5 और T कितना है 3.25। बस सॉल्व कर लीजिए इसे। ये हो जाएगा 42800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 3.25। आंसर आ गया 526769। बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन डेविएशन, जबकि आपको थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल बचा है। अब देखिए कायदे में तो क्वेश्चन क्वार्टाइल डेविएशन का होना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, क्या सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, माने 40 माइनस 15 25 अपॉन 2 12.5 तो आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन 12.5 आ गया। अब जरा याद करिए, हमने अभी ऊपर भी क्वेश्चन करा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या रेशियो होता है? 15-12-10। क्या होता है? 15-12-10। तो अगर मैं क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन की रेशियो की बात करूं, मीन डेविएशन रेशियो क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्या होगा 12:10 हो जाएगा। 12:10 हो जाएगा। तो मीन डेविएशन अपॉन क्वार्टाइल डेविएशन कितना आया 12.5 इज इक्वल टू 12 अपॉन 10। तो मीन डेविएशन की वैल्यू निकल आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मीन डेविएशन की वैल्यू निकल आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 इंटू 12.5 और डिवाइड बाय 10। आंसर आ गया 15। ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर आ गया 15। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। वो कह रहा है 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल। राउंड टेबल सर ये सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है। इन सच अ वे दैट द टॉलेस्ट इज ऑलवेज राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट वन। जो टॉलेस्ट है वो शॉर्टेस्ट की राइट साइड में बैठेगा, ये बात फिक्स हो गई। 2 पर्सन ये हो गए, बाकी 3 पर्सन लग रह गए P1 P2 और P3। इसे हमने 1 पर्सन मान लिया, माने अब टोटल कितने हो गए 4 हो गए। 4 पर्सन को सर्कल पे बैठाने के तरीके, भाई जब कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट की बात होती है तो हमेशा एक चीज को फिक्स कर दिया जाता है। तो 4 पर्सन को सर्कल पे बैठाने के तरीके कितने होंगे 3 फैक्टोरियल। क्या इन दोनों को आपस में अरेंज किया जाएगा? नहीं सर, जो टॉलेस्ट है वो स्मॉलेस्ट की राइट साइड में ही होना चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, माने आंसर कितना हो गया 6। आंसर कितना हो गया 6। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 300, माने हमें नंबर बनाना है 300 से लेके 1000 के बीच का। दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 और 6, माने 3 डिजिट का नंबर बनेगा। अब पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइस? भाई पहले प्लेस पे 3 या 3 से बड़ा नंबर आएगा, या तो 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, माने पहले प्लेस के लिए यू हैव 4 चॉइसेस। किसी एक को फिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। अब दूसरे प्लेस के लिए अब तो कोई भी आ सकता है, 4 चॉइसेस, फिर किसी एक को फिक्स कर दीजिए नेक्स्ट के लिए 3 चॉइस। तो आंसर आ जाएगा 4 4 16 48 नंबर बनेंगे 48। लीजिए सर, पूरा का पूरा टेस्ट आपका सॉल्व हो चुका है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट अभी भी बचा है तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि जितने टेस्ट आप देंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि सारा खेल दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का ही है। यकीन मानिए, ये जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं, अगर इन सभी मॉक टेस्ट को आप दे लेंगे तो जब भी आपका पेपर होगा उस समय एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर आप निकलेंगे तो आप इतना खुश होंगे ना जिसका कोई जवाब नहीं है। बल्ले बल्ले होनी है, 100% गारंटी है। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। मॉक टेस्ट 3 की वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।